हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे बेटा एनर्जी और हीट के बारे में कि एनर्जी और हीट क्या होती है और इनसे रिलेटेड कुछ लॉ हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे एनर्जी। तो एनर्जी यानी द फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू डू अ वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूज़ करके हम किसी काम को करते हैं, किसी वर्क को करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। ठीक है, एनर्जी कैन बी प्रोवाइडेड इन वेरियस फॉर्म सच एज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, लाइट एट्सेट्रा। ठीक है, और जो एनर्जी होती है वो वेरियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, सभी टाइप की क्या है ये एनर्जी है। ठीक है, यानी किसी भी वर्क को करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी की हमें रिक्वायरमेंट होती है उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग नाम देते हैं एनर्जी। फिर बेटा है हीट। हीट क्या होता है? तो हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक प्रकार की एनर्जी है दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। कब होती है? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से टेम्परेचर में डिफरेंस रखती है। जैसे एक बॉडी आपकी कूल है, दूसरी बॉडी अगर आपकी हॉट है, तो हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ क्या होता है? हीट का ट्रांसफ़र होता है। यानी हीट एक टाइप की एनर्जी है जो क्या होती है? वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, जिनमें किसकी वजह से? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ठीक है, इट्स एसआई यूनिट इज़ जूल, और जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? जूल होती है। तो ये था आपका एनर्जी और हीट के बारे में। अब हम बात करेंगे बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आपकी एनर्जी से ही रिलेटेड है। ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता क्या है बेटा? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। कंजर्व मतलब बेटा फिक्स हो जाना, एनर्जी का क्या हो जाना? फिक्स हो जाना, चेंज ना होना। तो हम बोलते कंजर्व हो गई एनर्जी, फिक्स हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। जो और इट कैन बी स्टेटेड एज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, और एनर्जी कंजर्व है, मतलब एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर देन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन सम अदर फॉर्म विल बी अपीयर। अगर एक टाइप फॉर्म की एनर्जी को डिसअपियर होगी तो उसी अमाउंट में दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी? जनरेट हो जाएगी। जैसे जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट ये टाइप ऑफ एनर्जी होती है, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से आपका बल्ब क्या होता है? जल जाता है। तो बल्ब जो होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है बेटा किसमें? लाइट एनर्जी, और उसकी सम क्वांटिटी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी। इसी तरह से अगर जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो फ़ैन जो होता है वो रोटेट करने लगता है। तो फ़ैन को रोटेट करने में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो किसमें कन्वर्ट होगी? मैकेनिकल एनर्जी में। तो आप क्या देखते हो? एनर्जी को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी वन फॉर्म में डिसअपियर होती है तो उतने ही अमाउंट में वो दूसरे फॉर्म में क्या हो जाती है? अपीयर हो जाती है। ठीक है, फिर क्या है बेटा? कंसीडर अ सिस्टम हुज इनिशियल एनर्जी E1 एंड फाइनल एनर्जी E2। ठीक है, एक हमने सिस्टम कंसीडर करा जिसकी इनिशियल एनर्जी क्या थी? E1 थी, और फाइनली उसकी एनर्जी वर्क करने के बाद कितनी हो गई? E2 हो गई। इट एब्जॉर्ब Q हीट एंड W इज़ द वर्क डन बाय द सिस्टम। और सिस्टम ने इस एनर्जी चेंजमेंट के समय Q हीट को क्या करा? एब्जॉर्ब करा, और साथ ही W वर्क उसने करा। ठीक है, सिस्टम ने। तो इस समय जो एनर्जी में चेंजमेंट आएगा इसका मतलब वो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Q माइनस W हो जाएगा। यानी Q2 माइनस E2 को हम लोग सकते हैं डेल्टा E, यानी E2 माइनस E1 इज इक्वल टू क्या बन गया? डेल्टा E इज बराबर Q माइनस W। इफ़ W इज़ द वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क करेगा, बाय द सिस्टम वर्क हो रहा है, तो सिस्टम के वर्क करने से वर्क में कोई चेंजमेंट नहीं आता, यानी वर्क जो होता है कम नहीं होता। ठीक, तो इसलिए उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, तो ये था। और ऑन द सिस्टम अगर वर्क हो रहा है, सिस्टम नहीं वर्क कर रहा है, सिस्टम पर वर्क हो रहा है, तो इसका मतलब W की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। अगर सिस्टम वर्क करेगा तो सिस्टम वर्क करने से वर्क में कमी आएगी, और ऐसा होने से W की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। और Q जो है वो आपकी हीट है। अगर एनर्जी जो होती है एब्जॉर्ब हो रही, हीट एब्जॉर्ब हो रही, तो हीट एब्जॉर्ब होने पर हीट बढ़ेगी, और ऐसा होने से Q की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। अगर हीट आपकी क्या होती? इमिट होती, उसमें से हीट बाहर निकल जाती, रिलीज़ हो जाती,
तो यहाँ पर Q की वैल्यू क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसके ऊपर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, मगर जब भी आपसे पूछे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक तो आप डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड है। तो क्या होती है इंटरनल एनर्जी, चलिए देखते हैं। कहते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद अ सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, कोई भी सिस्टम अपने अंदर जितनी टाइप ऑफ एनर्जी को रखता है, जैसा कि हमने बताया एनर्जी बहुत टाइप की होती है, तो किसी भी सिस्टम में जितनी भी टोटल अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है उसे हम उसकी क्या नाम देते हैं, इंटरनल एनर्जी नाम देते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, एवरी सब्सटेंस आल्सो हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी विच डिपेंड अपॉन द केमिकल नेचर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड मास। इट विल बी कॉल्ड एज इंटरनल और केमिकल एनर्जी, जिसको हम लोग इंटरनल या केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जानते हैं। फिर क्या कहते हैं बेटा, इंटरनल एनर्जी इज कैलकुलेटेड एज अ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी बिटवीन टू स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन हमेशा हम उसकी इनिशियल और फाइनल एनर्जी के फॉर्म में करते हैं, क्योंकि कोई भी सिस्टम जो है उसके अंदर नंबर ऑफ जो एनर्जी होती है बेटा वो 1 मोल के बराबर होती है। 1 मोल यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 टाइप की उसके अंदर एनर्जी पाई जाती है। तो अगर हमें ये पता करना है कि उस सिस्टम की एनर्जी कितना यूज़ कर लिया है, तो हमें क्या मालूम है कि सिस्टम में 1 मोल ऑफ एनर्जी थी, तो उसने कौन कौन सी एनर्जी को यूज़ कर लिया, जो कि हमें दिखाई देगा जब सिस्टम वर्क करेगा। अगर हम उस एनर्जी को उसकी टोटल एनर्जी से माइनस कर लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि सिस्टम ने कौन कौन सी एनर्जी यूज़ कर ली। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी को आप कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमेशा इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट करा जाता है, जो कि उसकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में निकाला जाता है। ठीक है, तो इंटरनल समझ में आता है। कहते हैं किसी भी सिस्टम में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, टोटल अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहलाती है। और हमेशा ध्यान रखेंगे कोई भी सिस्टम अपने अंदर 1 मोल टाइप ऑफ एनर्जी रखता है। 1 मोल टाइप ऑफ एनर्जी यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 टाइप ऑफ एनर्जी रखता है। और इतनी एनर्जी को आप कैलकुलेट पॉसिबल नहीं होता, बट आप इसका कैलकुलेशन इसके डिफरेंस के बेसिस पे कर सकते हैं कि इनिशियली इस सिस्टम में इतनी एनर्जी थी और फाइनली उस सिस्टम ने इतना एनर्जी का वर्क कर लिया, तो उसने कितनी एनर्जी यूज़ कर ली। तो आप इनिशियल से इनिशियल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी दिखाई देगा, ठीक, वो आपका इंटरनल एनर्जी चेंज के नाम से जाना जाएगा। तो वही बोला गया है, सपोज EA एंड EB आर द इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, EA और EB जो है इनिशियल स्टेट पर सिस्टम की इनिशियल और फाइनल एनर्जी है। ठीक है, देन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ होगा, तो आप फाइनल स्टेट को इनिशियल से क्या कर दोगे, माइनस, यानी डेल्टा E इज इक्वल टू, यानी चेंज ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू EB माइनस EA। तो इस तरह से आप चेंज ऑफ एनर्जी निकाल सकते हो, जिसको हम लोग इंटरनल एनर्जी चेंज के नाम से जानते हैं। फिर क्या कहते हैं बेटा, इफ़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा E इज़ पॉजिटिव देन एनर्जी इज़ इंटरनल एनर्जी। ठीक, देन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अगर डेल्टा E की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही है, मतलब सिस्टम ने एटमॉस्फेयर से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, यानी इंटरनल एनर्जी आपकी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई है। इसी के अपोजिट अगर इंटरनल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम ने एटमॉस्फेयर में एनर्जी को रिलीज़ कर दिया, जिससे उसकी एनर्जी में कमी आ गई, इसलिए वैल्यू आपको नेगेटिव मिल रही है। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या कर गई है, डिक्रीज कर गई है। तो ये था बेटा आपका एनर्जी, हीट और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसके रिस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेटा एंथैल्पी और हीट कंटेंट के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही।